ओके जी, ठीक है, ऑलराइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इसी वीक में आप सबके साथ ओरिएंटेशन क्लास होगी थी और जिसमें हम लोगों ने पूरा सिलेबस भी देख लिया था और कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि हमने इस्लामियात की तैयारी कैसे करनी है। तो जी स्टूडेंट्स, आज ऐसा होगा कि इंशाल्लाह ताला जो हमारी फर्स्ट क्लास है हम स्टार्ट करेंगे सीरतुन नबी, यानी बायोग्राफी ऑफ द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनफैक्ट ये आपका चैप्टर नंबर 2 है सीरत नबी के सर हम लोग। जी जी। सर हमारी तो कोई ओरिएंटेशन क्लास नहीं हुई, ये तो आज फर्स्ट क्लास है। आप लोगों की ओरिएंटेशन नहीं हुई किसी की भी? नो सर, आज तो सर हमारी हो गई थी फर्स्ट हमारी क्लास तो। है। कुछ बच्चे मिसिंग होंगे लेकिन वैसे हमारी ओरिएंटेशन क्लास हो गई थी। अच्छा ठीक है, कितने बच्चों की हुई है थोड़ा सा मुझे आप बता देंगे ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। सर नो नो। हमारी तो रेगुलर जो क्लासेस हो रही थी 3 वीक से बिल्कुल वही कंटिन्यू थी, कोई क्लास नहीं ओरिएंटेशन की हुई, आज से स्टार्ट है। अच्छा, अब हम कैसे पता चलेगा? कुछ कह रहे हैं जी जिनकी हुई है सिर्फ वो जिनकी नहीं हुई सिर्फ वो मेंशन कर दें। 44 लोग हैं ना, मैं देख लेते हैं मैक्सिमम लोगों की हुई है या नहीं हुई। हमारी नहीं हुई, नहीं हुई, हमारी नहीं हुई, नो। एक मिनट मैं जरा उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या स्टेटस है, क्योंकि अगर आधे बच्चों की हुई है आधों की नहीं हुई, क्योंकि ओरिएंटेशन से आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती हैं कि हमने पढ़ना कैसे है, हम लोगों ने किन एरियाज पे ज़्यादा काम करना है। तो जस्ट अ मिनट। सर यहाँ पे दो बैचेज हैं, एक बैच की हुई है, एक बैच की नहीं हुई है। ओ, अच्छा 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 अच्छा। कितने कितने एक बैच में कितने बच्चे हैं? चलिए मैं इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, एक मिनट सर, मुझे एक मिनट दीजिएगा। नहीं भी हुई तो हम चलें 10 से 15 मिनट में कुछ चीज़ें कवर करके। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अ, जी जी। सर एक मिनट मैं वो ठीक है जी, मैंने पूछा है, वही बात है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारी एक ओपन ओरिएंटेशन क्लास होती है ना, वो ज़ाहिर है कि आप में से बाज़ बच्चों की शायद रेगुलर क्लास होगी, उसको अटेंड नहीं कर सके। मैं चलें ब्रीफली आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास थी उसमें बुनियादी तौर पर हमने इन चीज़ों पे बात की थी कि इस साल भी अगर आप इस्लामियात का रिज़ल्ट देखें जो 2024 का आया है, और पहले भी रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो उस हवाले से मैंने 5-6 चीज़ें बताई थी कि एक तो देखें, आपने बिल्कुल स्टार्ट में ही चीज़ों को डेप्थ के अंदर जाके पढ़ना है। सिर्फ आप सरसरी तौर पे चीज़ों को कवर करेंगे ना, उससे कभी भी आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो अप्लाइड फॉर्म में आते हैं। यानी अगर आपको एक थीम, एक सब्जेक्ट का समझ आ गया है, उस थीम से रेलिवेंट बहुत सी डायमेंशंस बन सकती हैं। ये नहीं कि जो आपको सिलेबस में लाइन लिखी हुई है बस वो उससे आगे पीछे नहीं जाएंगे। बस औकत ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो उसके अंदर आपको सब थीम के अंदर भी नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो उससे रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए पहली चीज मैंने ये कही थी कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, पहले उसको डेप्थ के अंदर उसके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं उनके ऊपर बात करेंगे। एक तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्कुल नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट्स मैंने शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि हम बच्चों को क्वेश्चन कुछ देते हैं, वो अटेम्प्ट कुछ करते हैं। एक तो बुनियादी चीज़ ये है, इस पे हम वर्किंग करेंगे।
दूसरे नंबर पे आपको बताया था कि दो चीज़ें पेपर में बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल मैंने भी पेपर चेक किए, 2020-21 में पेपर भी बनाया था, तो मुझे कुछ अंदाज़ा है कि वो आपसे क्या चीज़ें मांगते हैं। वो आपसे क्रिटिकल एनालिसिस हर क्वेश्चन का मांगते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं कि पूछा नहीं है, तो वो क्रिटिकल एनालिसिस लिखते नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए, हर क्वेश्चन में आपने ऐड करना होगा, और वो कैसे लिखना है उसकी भी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस के नाम पर पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिख देते हैं। उसको हम फोकस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस कैसा होगा। और तीसरे नंबर पे अपने क्वेश्चन को जदीद दुनिया के साथ लिंक करना, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, उसके पर्सपेक्टिव में आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सीरत नबी को लिंक करें, ह्यूमन राइट्स को लिंक करें, हर क्वेश्चन को मॉडर्न वर्ल्ड से आपने लिंक करना है। ये चीज़ बिल्कुल मिसिंग है, इसकी भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। इसके अलावा आपके पेपर के अंदर आयात नहीं होती, उसका मैंने एक तरीकाकार फार्मूला बताया था कि आयात आप कैसे 5 आयात को पूरे चैप्टर में कवर कर सकते हैं। फिर कुछ कोटेशंस हैं, उनके हवाले से हमने बात की थी, वो भी आपने ज़रूर ऐड करनी है, मुस्लिम स्कॉलर और ओरिएंटलिस्ट की। इसके अलावा उसमें हमने कुछ बुक्स का हवाला कि अक्सर आपको किताबें भी कोट करनी पड़ती हैं, और किताबें से मुराद वो किताबें नहीं जो गाइड बुक हैं, जो CSS की रिकमेंडेड बुक्स सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, उनको भी आपने तैयार करना होगा। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा आपने पेपर में डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर, इन चीज़ों को भी ऐड करना है। वो इंशाल्लाह चीज़ें साथ साथ आती जाएंगी। ठीक है, बाकी जहाँ तक सिलेबस का ताल्लुक था, तो वो हमने देखा था कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, चैप्टर 2 आपका सीरतुन नबी है, चैप्टर 3 ह्यूमन राइट्स है, चैप्टर 4 इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन, चैप्टर 5 इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड, चैप्टर 6 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैप्टर 7 इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। अच्छा, इन 7 चैप्टर्स में जो आपके शुरू के 3 और 7 चैप्टर है, नहीं 4 चैप्टर आप जो ध्यान में रख लें, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इन 3 को आपने बहुत अच्छा तैयार करना है, तमाम एस्पेक्ट्स तैयार करने हैं, क्योंकि इनमें से आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और चैप्टर 7, इसमें इजमा, इज्तिहाद, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं, उनको अगर आप सिलेक्टिव उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, वो भी तैयार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमने स्टार्ट करना था, वो हमने करना था सीरतुन नबी। ये जो आपको चैप्टर नंबर 2 नज़र आ रहा है, स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज रोल मॉडल। अच्छा, इसको हमने अब कैसे तैयार करना है। अब आपको सिलेबस को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है कि उन्होंने आपसे 5 चीज़ें मांगी हैं कि आपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को कैसे तैयार करना है एज इंडिविजुअल, कि इनफरादी ज़िंदगी में आप लोगों के लिए रोल मॉडल कैसे हैं, आपकी वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं। अच्छा, डिप्लोमेट, एक अगर सफ़ीर है, अगर कोई इंसान सफारतकारी करना चाहता है, डिप्लोमेसी करना चाहता है, तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में क्या लेसन है, उसके लिए क्या एग्जाम्पल्स हैं। एक बंदा टीचर है, एजुकेटर, वो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, उसके लिए रोल मॉडल कैसे है। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, एक कमांडर के तौर पर आप नबी अलैहिस्सलाम को कैसे देखते हैं, एंड पीस मेकर के तौर पर। अब ये 5 डायमेंशंस में आम तौर पर 90% चांस ये होता है कि इनमें से एक डायमेंशन लाजमी आती है। ख़ास तौर पर पीस मेकर पे 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट पर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार डिप्लोमेसी पे आ चुका है, 1 बार एजुकेटर पे आ चुका है, और 1 बार इंडिविजुअल पे आ चुका है। तो इस तरीके से इन पे क्वेश्चन तो 80% चांस होगा कि हम इनको तैयार करें। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सीरत में से 90% चांस ये होता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 2025 का पेपर देखेंगे तब भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2023 के पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2021 के पेपर में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन इन डायमेंशन पे आ जाता है, और एक क्वेश्चन ओवरऑल सीरत की कोई भी एक एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। यानी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि नबी अलैहिस्सलाम के टॉलरेंस और फॉरगिवनेस के ऊपर आप बात करें, आपको पूरी मक्की मदनी ज़िंदगी के अंदर से आपने मिसालें बतानी है, उसके ऊपर आपने चीज़ों को लिंक करना है। इसी तरीके से चार्टर ऑफ मदीना, उसके ऊपर 3 बार फुल फ्लेज क्वेश्चन आ चुका है कि एनालाइज द चार्टर ऑफ मदीना एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पे क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरीके से बैटल ऑफ खैबर पे क्वेश्चन आ चुका है। तो सीरतुन नबी में एक तो ये 5 डायमेंशन तो हम तैयार करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा
सीरत नबी में कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए हम सीरत नबी को स्टार्ट ऐसे करते हैं कि शुरू से लेकर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लम पूरी सीरत नबी को पहले समझते हैं, डेप्थ के अंदर जाकर उसके तमाम इंसिडेंट को देखते हैं। उसके बाद फिर हम इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे कि इन 5 क्वेश्चंस में हमने करना क्या है, उसको कैसे टैकल करना है। और दूसरा आपको सीरत में फ़ायदा क्या होता है कि बाकी जितनी भी टॉपिक्स हैं उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिलती है कि अगर आपको पूरी सीरत नबी अच्छी तरीके से आ रही होगी तो आपको ह्यूमन राइट्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है वो भी उसमें लिंक हो रहा होगा, और नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन टू इस्लाम में सपोर्ट कर रही होंगी, तो बाकी चैप्टर्स में भी आपको सपोर्ट मिलेगी। और तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि आपके MCQs के अंदर, क्योंकि MCQs की एक बहुत बड़ी वेटेज है, आपके CSS में 220 मार्क्स हैं MCQs के, और MCQs हमने आमतौर पर अल्लाह वास्ते पे छोड़े होते हैं कि बस तुक्के लगा लेंगे, क्योंकि हमें किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई होती है। बच्चे कहते हैं नहीं जी MCQs तो अगर आप 10,000 भी तैयार कर लें तो कोई गारंटी तो नहीं है कि एक भी आएगा, तो तैयार करने का फ़ायदा क्या है। और उसमें हम इतना बड़ा नुकसान कर लेते हैं कि हम 220 मार्क्स आपकी 11 पेपर में MCQs के बनते हैं, और अगर आप उसको तैयार ही नहीं करते, गोया उसको बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, उसमें से रह रहा है, फिर मार्क्स नहीं आते। अगर उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लें और 170-80 आप MCQs में ले लें, आप इमेजिन करें कहाँ आपका स्कोर जाएगा। देखिए ये तो अभी हमें अंदाज़ा नहीं होता ना कि 1 नंबर से क्या होता है, 2 नंबर से क्या होता है। अभी आप रिजल्ट उठाएं, किसी का 1 नंबर से 1 सब्जेक्ट रह गया है, किसी का 2 नंबर से रह गया, ओवरऑल मार्क्स 700 तक पहुंचे हुए हैं, कितना दुख होता है आदमी को। तो ये कंपटीशन का एग्जाम है, इसमें एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है। इसमें ये नहीं है कि पास हो गए फेल हो गए, पास फेल की तो बात ही नहीं है, ये तो कंपटीशन है, ये तो आपने लोगों को कम्पीट करके आगे जाना है। इसलिए MCQs पे बहुत फोकस करना है हमने, और सीरत नबी में से आमतौर पर मैं आपको साथ साथ MCQs भी करवाता जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट MCQs आ चुके हैं उसकी तरफ भी मैं इशारा कर दूंगा, और जो आ सकते हैं वो भी बताता जाऊंगा। और इंशाल्लाह जब आप सीरत नबी पूरी पढ़ेंगे तो आपको MCQs का पोर्शन भी साथ साथ तैयार हो रहा होगा। और बाकी मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आगे जाकर कि MCQs की तैयारी आपने कैसे करनी है। ठीक है, नहीं हमने कोई चैप्टर पहले नहीं पढ़ा, शबाना ज़ैब और असफंद यार, हमने सिर्फ ये किया है कि अभी आपको ब्रीफ सी ओरिएंटेशन देकर ये बता रहा हूँ कि हम चैप्टर 2 को स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। बुनियादी वजह ये है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, दूसरी बात ये है कि ये आपके बाकी तमाम चैप्टर्स के लिए एक सपोर्टिंग चैप्टर है और बड़ा आपको सपोर्ट मिलेगी, और तीसरे नंबर पे MCQs का पोर्शन इसमें ज़्यादा आता है। तो ये मैं वजह बता रहा हूँ कि इस वजह से हम आपको इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ बताऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मैक्सिमम आपको जो डाटा कंटेंट है वो खुद दूं। देखिए हमारे यहाँ होता ये है कि जब आप किसी भी गाइड बुक को बैठकर मेमोराइज करके पेपर में छाप देते हैं ना, उससे मार्क्स नहीं मिलते। अब पेपर देखते ही पता चल जाता है कि आपने करीम दाद की किताब से छापा लगाया हुआ है या आपने हाफिज अरशद इकबाल की किताब से छापा लगाया हुआ है। तो ये जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसका नुकसान होता है, क्योंकि गाइड बुक की बुक को तो कभी भी CSS वाले रिकमेंड नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि हमारा कंटेंट, हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीकाकार बाकी गाइड बुक से डिफरेंट हो, और वो मैं आपको साथ साथ कंटेंट दूंगा। ठीक है, मैंने आपको शायद ओरिएंटेशन में बताया था, बाकी बच्चों को भी बता देता हूँ। देखिए ये मेरे पास पूरा फोल्डर है आप लोगों के लिए, ये देखिए CSS इस्लामिक स्टडीज़ फॉर स्टूडेंट्स। इसके अंदर जैसे अब मैं आपको सीरत नबी पढ़ाऊंगा तो सीरत नबी का ये सारा डाटा है, मक्की पीरियड, मदनी पीरियड, हयात तैयबा एक नज़र में, इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। चार्टर ऑफ मदीना पे आर्टिकल है, प्रॉफिट सल्लम पीस मेकर, प्रॉफिट सल्लम डिप्लोमेसी, हर चीज़ पे आर्टिकल्स है। इससे आपके अंदर डेप्थ आएगी। आप आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे, आप लेक्चर सही तरह से नहीं लेंगे, आप कहते हैं मैं गाइड बुक को सिर्फ थॉरली देख लूँ, गाइड बुक से कभी भी आपकी नॉलेज में डेप्थ नहीं आती है। आप सिर्फ सरसरी चीज़ों को कर रहे होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मोड़ हो जाता है तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। आर्टिकल से, इन चीज़ों से आपके नॉलेज में डेप्थ आएगी, और जितनी आपके नॉलेज में डेप्थ होगी उतना आप अच्छा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। देखिए क्रिटिकल एनालाइज आप कर ही नहीं सकते जब तक कंटेंट नहीं है आपके पास। एक बंदे को मैं कहूँ यार कश्मीर इशू पे आप ज़रा क्रिटिकली एनालाइज करें, अगर उसको पता नहीं है कि कश्मीर इशू है क्या, कैसे कश्मीर इशू उठा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुई हैं, तो मुझे बताएं कि उसका क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए डेप्थ के अंदर जब चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, उसमें आर्टिकल्स, किताबें आपको मैं साथ साथ चीज़ देता रहूँगा, इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए चैप्टर 2 है, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, ये तमाम चैप्टर्स का डाटा मौजूद है।
और नोट्स के हवाले से मैंने ओरिएंटेशन में बताया था कि फाइनल नोट्स में आप MS वर्ड PDF कोई भी खोलेंगे, जैसे आप चैप्टर 2 है तो आपने चैप्टर 2 खोल लिया, तो चैप्टर 2 के अंदर आपको तकरीबन सारा डाटा तफसील से मिल जाएगा, जिसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसी को आपने पॉलिश कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं डाटा, एक मिनट। जिस तरह ये आपका है चैप्टर 2, ठीक है। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं, आपको कुरानिक वर्सेस नजर आ रही हैं, ठीक है। आपने कुरानिक वर्सेस पढ़ तैयार करना शुरू कर दी, 5-6 वर्सेस हैं। इस तरह से इसमें अहादीस मौजूद हैं, इसमें कोटेशंस मौजूद हैं, किताबों के नाम मौजूद हैं। और उसके बाद जब आपने इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाएंगे, पॉलिश करते जाएंगे, तो आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। तो इस हवाले से भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो साथ साथ मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। यू हैव डन, अच्छा सर, यू आर गोइंग टू रिकमेंड एनी बुक। मैं आपको साथ साथ मुनज़्ज़ा किताबें रिकमेंड करता जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको कुछ डाटा देता हूँ, फिर साथ साथ हर चैप्टर के साथ मैं आपको चीज़ें शेयर करता जाऊंगा, इंशाल्लाह आपके लिए वो बेहतर होगा। मीडियम रिंशा, आप या आपके ऊपर है कि आप इंग्लिश रखना चाहते हैं या उर्दू रखना चाहते हैं। देखिए, मार्क्स दोनों के बेहतर ही आते हैं, फेल भी दोनों में हो जाते हैं। मीडियम कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन उर्दू में सिर्फ मसला ये होता है कि बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है, कभी इमला की गलतियाँ बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, इर्रेलेवेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा लिख देते हैं क्योंकि अपनी ज़बान होती है, उसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाता है। तो मार्क्स उसकी वजह से लग रहा होता है कि कम आ रहे हैं, इसके अलावा वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, मतलब आपको एक्सप्रेशन में ज़्यादा मसला नहीं है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करें, क्योंकि आप 11 पेपर इंग्लिश में कर रहे होते हैं, तो आपकी हैंड राइटिंग भी बेहतर होती है, आपकी स्पीड भी इंग्लिश में अच्छी बनी होती है, एक फ्लो बना होता है, तो और आपको कंटेंट भी अच्छा इंग्लिश में मिल जाता है। तो अगर आपको कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन का मसला नहीं है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इंग्लिश में जाएँ। इंग्लिश में आपसे गलतियों के चांसेस कम होते हैं, इमला की गलतियाँ, हैंड राइटिंग और स्पीड भी बच्चों की अच्छी होती है, बच्चे टाइम के अंदर पेपर कर लेते हैं। उर्दू में क्योंकि लिखते कम है ना, तो स्पीड नहीं होती। बाकी आपके पास चॉइस है, आप दोनों में जा सकते हैं। रहीमा, मेरे मैक्सिमम नोट्स इंग्लिश में है, लेकिन कुछ ना कुछ कंटेंट मैं उर्दू में भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। देखिए, अभी आप किताब खरीदने की जल्दी ना कीजिए, मैं आपको साथ साथ चीज़ें दूंगा और एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी किताब आपके लिए बेहतर होगी, क्या करना है। फिलहाल जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप उसको पढ़ते जाइए। मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ ही गाइड करता जाऊंगा कि ये चैप्टर है, इसकी तैयारी हमने यहाँ से करनी है, इसके लिए ये तरीकाकार है, इसलिए आप इसके हवाले से परेशान ना हो कि आपको कंटेंट में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आज अगर ग्रुप हमारा बन गया हो तो मैं साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें कंटेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। और कोई चीज़ जो बच्चों की पहली ओरिएंटेशन नहीं हुई वो बता दें, कोई और क्यूरी है, ताकि उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करें अपना। देखिए, जहाँ तक आपको लग रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, चीज़ें क्या है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने ओरिएंटेशन में भी 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके बताए थे, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। देखिए, हम लोग मैं शुरू के ना 3-4 क्वेश्चन बड़ी तफसील से आपको अटैम्प्ट करके दूंगा, ताकि आपको उसमें कोई मसला ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, हम इस तरह से अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। ये जिस तरह आपको ना शुरू की 3-4 क्वेश्चन हम तफसील से, जैसे ये है ना, उसमें हम पूरी तफसील बता देंगे कि आपने इंट्रोडक्शन कितनी लाइनों का बनाना है, कैसे बनाना है, सपोर्टिंग पैराग्राफ क्या होगा, मेजर कंटेंट कैसे बनेगा, क्रिटिकल एनालिसिस कितने पेज का होगा, उसको कैसे लिखना है। फिर एक एक चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो वो तफसील से मैं आपको एक एक चीज़, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है उसकी तफसील पे आऊँगा। इस वजह से आप उसके लिए अभी परेशान ना हो। अभी आप बिल्कुल, हम इनिशियली चीज़ों को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। नहीं, वर्सेस लिखनी होगी अभी। अगर आप वर्सेस लिखेंगे तो वर्सेस लिखने का आपको इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है अरबी में लिखने का। बाकी ट्रांसलेशन भी लिखी जा सकती है, लेकिन जितना इम्पैक्ट अरबी लिखने का होता है वो ज़्यादा होता है। सादी एवेल्युएशन का तरीकाकार ये होगा, देखिए कि मेरा तरीका यही होता है
कि हम हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारा पहला चैप्टर उम्मीद है कि 6 से 7 दिनों में कंप्लीट होगा, लेंथी है, तो उसके बाद हम एक दिन रख लेंगे। आप उसकी तैयारी करके एक दिन में हम टेस्ट करेंगे। आमतौर पर मैं ऐसा करता हूँ कि संडे को हम कोई टाइम रख लेते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, 1 घंटे का टाइम होता है, आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसकी PDF बनाकर वो आप मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं। तो साथ साथ उसको इवेल्युएट मैं करता रहता हूँ। हर एक को अलग से फिर मैसेज आ जाता है कि आप इसमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर लें, ये इसमें मसला है, ये चीज़ें आपकी बेहतर हैं, तो वैल्यूएशन आपकी उस तरीके से हो जाती है। उम्मे रबाब आपने बिल्कुल भी आयात पे एराब नहीं लगाना। मैंने ओरिएंटेशन में कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी कि एराब लगाने से मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। तो किसी आयत पर एराब लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़ेर ज़बर पेश को चेंज करते हैं, उससे मीनिंग चेंज हो जाता है, उससे केस चेंज हो जाता है, उससे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल आप भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते। पास पेपर अटेम्प्ट करें, और भी तरीकों से आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमारा बड़ा एक फ्रेंडली माहौल होगा क्लास का, आप इस वाले से बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी चीज़ आप अपने नोट्स बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, वो आप कर सकते हैं। नंबर आपके पास होगा ना, अभी इंशाल्लाह हमारा ग्रुप बन जाएगा, मैं पता कर लूँगा नीचे एडमिन से। तो ग्रुप में मैं भी आपके साथ हूँगा, तो मेरे पास आपका नंबर होगा, तो आप मुझे वो मैसेज कर दें। और अगर एक दिन में रिस्पॉन्स ना हो तो आप मुझे कॉल करके, बस औकात होता है ना मैसेज नज़र से नहीं गुजरता, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप पे मैं आ जाऊँगा तो वो हो जाएगा, डोंट वरी। और किताबें भी साथ साथ आती जाएंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र होके आज क्लास स्टार्ट करें। सारी मुझे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 5-6 साल हो गए इस एकेडमी में, के अलावा भी इस्लामियात पढ़ाता रहूँ, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है कि कैसी चीज़ें आप तक पहुँचानी है, कैसी चीज़ें मैनेज करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे 70+ मार्क्स भी ले चुके हैं, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। तो बड़ा अच्छा आपका सेशन होगा और आपकी फुल फ्लेज तैयारी हो जाएगी, डोंट वरी। इस हवाले से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि इनिशियली चीज़ें तो हो गई हैं, तो अब हम आ जाते हैं जी सीरतुन नबी के हवाले से। अच्छा बच्चे देखें, अब हम चाहते ये हैं कि सीरतुन नबी की, एक मिनट में ज़रा चार्जिंग मेरी ऑन नहीं हुई, चार्जिंग लगा लूँ। अच्छा जी, हमने पहला काम ये करना है, अच्छा हाईएस्ट मार्क्स। देखिए मुर्तज़ा, हाईएस्ट मार्क्स ना 2023 तक तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन अब हाईएस्ट मार्क्स ना बड़ी मुश्किल से 70 के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। बहुत कम को 72, 71, 73 तक जा रहा है, ऑलमोस्ट 65 से 70 के दरमियान आ रहे हैं। बस आप भी ये टारगेट रखें कि आपने 70 को टच करना है। और 3 सब्जेक्ट अगर आप 70 पे ले गए ना अपने कंपलसरी, और आज से टारगेट कर लें कि वो सब्जेक्ट 3 कौन होंगे, इंग्लिश प्रेसी, जनरल नॉलेज और इस्लामियात। इन तीनों को थोड़ी सी टेक्निक बेहतर करके आप बड़ी आसानी से मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप कोशिश करें कि आपने इनको 70+ पे लेकर जाना है, ये 70 को टच कर देना है। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि पहला चैप्टर जो हमारा है सीरतुन नबी का, और इसमें हमने कंप्लीट सीरतुन नबी को पहले तैयार करना है। और इस हवाले से मैं आपको 2-3 सीरत की किताबें इंग्लिश में भी भेजूंगा, उर्दू में भी भेजूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप सीरत की कोई ना कोई एक किताब ज़रूर पढ़ लें और किताबों से दोस्ती करना शुरू कर दें। लेकिन किताब शुरू में आपको लगेगा कि किताब पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसके बाद आपको फील ही नहीं होगा। आप बड़ी आसानी से 4-5 दिनों में एक किताब बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उसको सिर्फ आपने गो थ्रू करना है, इस किताब को याद नहीं करना कि आपके यहाँ के डिफरेंट ट्राइब्स के नाम आ रहे हैं। आपने सिर्फ उस किताब को पढ़ लेना है ताकि सारे वाक़यात एक दफ़ा आपकी जहन से गुजर जाएं। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं आपको इंग्लिश उर्दू में कुछ शॉर्ट किताबें भी भेजूंगा, डिटेल वाली भी भेजूंगा। तो एक दफ़ा आपने सीरतुन नबी को पढ़ना है। अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते, दूसरा हल आपके पास ये है कि जो क्लास का लेक्चर है और साथ साथ में आपको जो स्लाइड्स भेजूंगा उसको भी गो थ्रू कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट आपकी सारी सीरत तैयार हो जाएगी। लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही इसकी, किसी और जगह लगा के देखिए। अब आपका करने का काम ये होगा कि शुरू के 4 दिन, यानी कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है ना, अगली आप 3 क्लासेस ज़हन में रख लें। अगली 3 क्लासों तक, 4 क्लासों में आपका और कोई काम नहीं है। आपने भी कोई नोट्स नहीं बनाने, आपने किसी भी तरीके से और किसी काम पे नहीं पढ़ना, सिर्फ हम सीरतुन नबी पढ़ेंगे।
उसके कंटेंट को तैयार करेंगे, अपना सीरत बैंक बना रहे हैं, ताकि सीरत का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे उसका ताल्लुक 5 डायमेंशन से हो, चाहे वो 5 डायमेंशन से बाहर हो, तो हम उसको अच्छे अंदाज से अटेम्प्ट कर सकें। तो शुरू के 4 दिन आपका कोई काम नहीं है कि आप कहें कि मुझे क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। अभी हमने सिर्फ सीरत को समझना है, सीरत का कंटेंट तैयार करना है। जितने इवेंट्स आ रहे हैं, जितनी ट्रीटीज आ रही हैं, जितनी बैटल्स आ रही हैं, जितने नबी अलैहिस्सलाम की पीस मेकिंग प्रोसेस हैं, उन तमाम को हम पढ़ते जाएंगे, उसका जायजा लेते जाएंगे, उसका एनालिसिस करते जाएंगे। जब 4 दिनों में हमारी सीरत नबी मुकम्मल हो जाएगी, फिर अगले 2 से 3 दिन हम क्या करेंगे, उस सीरत नबी के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हैं, जितनी डायमेंशंस हैं, उनको तैयार करेंगे। फिर मैं आपको कहूंगा कि अब आप नोट्स बनाएं, क्योंकि इनके नोट्स बनाने के इसलिए फायदा नहीं कि ये तो कंटेंट है, ये तो हर जगह मौजूद है, तो इसके ऊपर अपनी एनर्जी ना लगाएं। इसमें सिर्फ आप बुनियादी चीजें लिखते जाएं, की पॉइंट्स। बाकी इसके नोट्स उस तरह बनाने की जरूरत नहीं है, वो बने हुए हैं आपके पास, ये स्लाइड्स भी आ जाएंगी, उसके अंदर भी मौजूद होंगे। तो जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फिर क्या करें, नोट बनाना शुरू कर दें। जी मैं आपको पहले ही किताब इंशाल्लाह भेज दिया करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी सीरतुन नबी। देखिए नबी अलैहिस्सलाम की जो बायोग्राफी है, आपकी पूरी लाइफ है, वो है 63 साल के ऊपर, 63 ईयर्स नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। तो हमने उसका जायजा लेना है कि वो 63 साल जिंदगी में आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आपने कैसे जिंदगी गुजारी। तो उसको समझने के लिए अगर हम उसको कैटेगराइज करें, तो हम उसको प्राइमरीली 3 बुनियादी हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, ताकि आपको सीरत नबी अच्छे अंदाज से समझ में आ जाए। 3 कौन से हिस्से हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। पहला जो हमारा पीरियड होगा, वो पीरियड है फर्स्ट 40 ईयर्स, पहले 40 साल जिंदगी। फर्स्ट 40 ईयर्स से मुराद है आपकी पैदाइश से लेकर टिल द 40th ईयर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने जो पहले 40 साल जब तक नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था मक्का में रहे, तो ये मक्की पीरियड है, लेकिन बिफोर प्रॉफिटहुड, नबूवत से पहले के 40 साल आपने कैसे गुजारे, इसका हम जायजा लेंगे। और इसमें बुनियादी तौर पर 7 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। 7 नुकाती एजेंडा है, 7 पॉइंट्स हैं, ये आप तैयार कर लेंगे तो ये आपका पहला फेज तैयार हो जाएगा, फर्स्ट 40 ईयर्स। फिर दूसरा फेज वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर 13 साल जिंदगी होगी, यानी 41 से लेकर 53 तक। ये जो 13 साल आपने मक्का में गुजारे, लेकिन आफ्टर प्रॉफिटहुड, वो 40 ईयर है बिफोर प्रॉफिटहुड, ये 13 ईयर्स हैं आफ्टर प्रॉफिटहुड, कि नबूवत के बाद आपने 13 साल जिंदगी कैसे गुजारी, हम उसका तफसील से जायजा लेंगे। ये दूसरा फेज होगा जिसको तैयार करना है। और तीसरा फेज आ जाएगा जो फिर दूसरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, वो है मदनी पीरियड, जो 10 साल दौर है नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना में गुजारा, जिसमें बैटल्स हैं, जिसमें आपकी ट्रीटीज हैं, जिसके अंदर आपके लेटर्स हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो 10 साल पीरियड का हम जायजा लेंगे। तो ये 3 फेजेस हम पढ़ेंगे, फर्स्ट 40 ईयर्स, देन 13 ईयर्स, देन 10 ईयर्स। तो इन 3 फेजेस के अंदर आपको चीजें समझना आसान होगी। तो हम पहले फेज में चलते हैं। पहला फेज है जी पहले 40 साल जिंदगी नबूवत से पहले जो नबी अलैहिस्सलाम की है। इससे मैंने आपको कहा कि आपने 7 पॉइंट्स तैयार करने हैं। पहले नंबर पे आपने इसमें तैयार करना है एंसेस्टर्स, नबी अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद, आपका ख़ानदान कबीला कहाँ से था, इन चीज़ों को देखना है। और इसके ऊपर मैक्सिमम MCQs की चीज़ें आ जाती हैं, ताकि वो चीज़ें आपको पता हों। और अगर हम नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की और एंसेस्टर्स की बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला नसब है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। वहाँ से आगे फिर दूसरा फेज़ शुरू हो जाता है। तो आपका ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से बनता है। तो आप ये देख रहे हैं अपने सामने चार्ट में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, एक का नाम है इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम है इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, आप उनके नीचे देखते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर नीचे आप देखते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, ईसा। ये सब आपको एक प्रॉफिट्स की चेन नज़र आती है। कहाँ पर? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में।
लेकिन अगर आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, कोई आपको ऐसे प्रॉफिट्स नजर नहीं आ रहे। तो नबी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक था बनु इस्माइल से, और बाकी जितने प्रॉफिट्स आपको नजर आते हैं जिनका ताल्लुक यहूद से है या ईसाइयत से है, क्योंकि यहूद में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आए, ईसा अलैहिस्सलाम तो ईसाइयत के अंदर आए, इन दोनों का ताल्लुक आपको नजर आ रहा है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना इसहाक, तो उसी से इनकी नस्ल आगे चलती है यहूद और नसारा की। और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है इज़राइल, इसराइल, कुरान में आता है ना इसराइल। इसराइल जो अब तो स्टेट का नाम भी है, कि बुनियादी तौर पर किसका टाइटल है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है। टाइटल्स प्रॉफिट्स के हों या कंपेनियंस के हों, टाइटल्स पे हमेशा फोकस किया करें। टाइटल्स अगर आप अपने पास पेपर देखेंगे तो टाइटल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, तो इसमें आप एक पॉइंट अपने पास नोट कर लें कि जितने भी प्रॉफिट्स के टाइटल्स होंगे, जितने कंपेनियंस के टाइटल्स होंगे, वो सारे टाइटल्स हमने क्या करने हैं? तैयार करने हैं। जो साथ साथ आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, बाकी सोर्सेज बता दूंगा जहां से आप इसको तैयार करेंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या है? इज़राइल, इसराइल। तो आगे जितनी भी औलाद आ रही है ना याकूब अलैहिस्सलाम की, ये जितनी औलाद है उनको हम कहते हैं बनी इसराइल, सन ऑफ इसराइल। बनी का मतलब होता है बेटे, सन। कुरान आप बार बार पढ़ते हैं ना, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल। तो या बनी इसराइल कुरान ने किसको कहा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को खिताब किया, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इज़राइल। और इसराइल का मतलब क्या होता है? इब्रानी जबान में, हिब्रू लैंग्वेज में इज़राइल, इसरा कहते हैं आप को, बंदे को, और ईल कहते हैं अल्लाह को। ठीक है, इज़राइल का मतलब क्या हुआ? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। और ये फिर टाइटल हो गया किसका? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। और आगे जितने भी इनकी औलाद आई, चाहे वो प्रॉफिट्स आए, उनको क्या कहा गया? बनी इसराइल, कि वो हजरत याकूब की औलाद है, इसराइल की औलाद है, सन ऑफ इसराइल। तो ये कुरान ने जहां जहां बनी इसराइल कहा, इससे मुराद यहूद व नसारा है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। और दूसरा, कुरान ने इनको टाइटल दिया इन सब लोगों को अहले किताब का। ये वर्ड भी आप कुरान में बार बार पढ़ते हैं ना, कुल या अहले किताब। अहले किताब कहते हैं कि वो मज़ाहिब जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं, जो प्रॉफिटिक रिलीजन है, जिनका ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से आ रहा है। और वो सेमिटिक रिलीजन आज के दौर में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो एक तो जूडिज्म है, जिसको आप यहूदियत कहते हैं, और एक ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी। इन दोनों को हम अहले किताब भी कहते हैं कि इनके ऊपर आसमानी किताबें आई, इनके पास प्रॉफिट्स आए, दे आर सेमिटिक रिलीजन्स। तो इस वजह से इनको अहले किताब भी बोलते हैं, बनी इसराइल भी बोलते हैं, अहले किताब भी बोलते हैं। और अहले किताब का कुछ स्टेटस ना बाकी नॉन मुस्लिम से डिफरेंट होता है, क्योंकि बाकी जो नॉन मुस्लिम हैं उनको आपको पता है कि उनकी किसी खातून से आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर अहले किताब की ख़वातीन से शादी हो सकती है। आप किसी यहूदिया औरत से शादी कर रहे हैं, चाहे वो यहूदिया ही रहे, उसके मज़हब पे रहते हुए आप शादी कर सकते हैं। किसी क्रिश्चियन औरत से शादी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी और इस्लाम में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। इसी तरीके से उनके हाथ का कुछ जानवर ज़िबा किया हुआ है, सूरत निसा में आता है, वो आप खा सकते हैं। तो अहले किताब का जो स्टेटस है वो बाकी नॉन मुस्लिम से डिफरेंट है, क्योंकि किसी न किसी हद तक वो अल्लाह को, डे ऑफ जजमेंट के ऊपर उनका ईमान बाकी होता है। तो बहरहाल जी, कहने का मतलब ये था, ये चेन सारी आपको बनु इसहाक में नजर आ रही है, और नबी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है बनु इस्माइल में। अब यहां से जो एक लड़ाई शुरू हो जाती है नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही, उस लड़ाई की वजह भी आपके सामने बिल्कुल आ गई होगी। जो बोन ऑफ कॉन्टेंशन है वो क्या है कि यहूद को इस बात पे पूरा यकीन था कि नबी आखिरुज़्ज़मान में आना है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का नाम इनकी किताबों में, बाइबल में मौजूद है, ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद है कि आपका नाम अहमद होगा, आप इस खानदान, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन वो ये समझते थे कि नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पर आएंगे, उनका ताल्लुक होना चाहिए बनु इसहाक से। जब नबी अलैहिस्सलाम हो गए बनु इस्माइल से, तो यहूद ने फिर आपकी मुखालफत शुरू कर दी, और ईसाइयों ने भी मुखालफत शुरू कर दी। सूरह बकरा में अल्लाह कहते हैं, यारिफून कमा यारिफून अबना, ये यहूद व नसारा नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। इनको जरा बर भी डाउट नहीं है आपके प्रॉफिट पर, लेकिन ईमान क्यों नहीं लाते? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, जेलसी फैक्टर है।
इनको ये जेलसी है कि नबी अलैहिस्सलाम बनु इस्माइल में क्यों आ गए, क्योंकि वो बनु इस्माइल का ताल्लुक अरब से था। अरबों को वो जाहिल समझते थे, बुत परस्त हैं, जाहिल हैं। तो बहरहाल ये एक चेन आपके सामने आ गई है कि नबी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनु इस्माइल से था और यहूद नसारा का ताल्लुक बनु इसहाक से था, जिनको आप बनी इसराइल भी कहते हैं, अहले किताब भी कहते हैं। और यही एक लड़ाई की वजह थी कि वो नबी अलैहिस्सलाम को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि आपका ताल्लुक बनु इस्माइल से क्यों है। फिर आगे अगर नबी अलैहिस्सलाम की आप चेन देखते हैं तो आगे एक शख्स आता है जिसका नाम है फहर। फहर जो है इसको कुरैश कहा जाता है। ये एक शख्स था, बड़ा प्रोमिनेंट था, मक्का की चाबियां बैतुल्ला की इसके पास थी। इसी को फिर कुरैश कहा गया, इसको टाइटल मिला और वहीं से फिर नबी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इसी ट्राइब से था, तो आपको क्या कहा गया, कुरैशी कहा गया। फिर आगे चेन आती है तो एक शख्स आगे गुजरता है जिसका नाम है हाशिम, तो उसी से फिर नबी अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया, हाशमी कहा गया। फिर इस तरीके से अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा का नाम है, अब्दुल्ला आपके वालिद का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम आपकी वालदा ने रखा था वो नाम अहमद है, और जो नाम आपके दादा ने रखा था वो मोहम्मद है। ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है कि अहमद नाम किसने रखा था, तो अहमद नाम आपकी वालदा ने रखा था और मोहम्मद नाम जो है वो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। तो ये तो थोड़ा सा आपने नबी अलैहिस्सलाम की जो एंसेस्टर्स हैं उनको देख लिया। दूसरे नंबर पे हमने इसमें तैयार करना है नबी अलैहिस्सलाम की बर्थ और अपब्रिंगिंग के हवाले से कि आपकी पैदाइश और परवरिश कैसे होती है। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज टाइप ही कोई चीज़ आ सकती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, सीरत तो नबी पढ़ते हुए ना जो आपको एक प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, वो ये करेंगे कि आपको डेट्स डिफरेंट मिलती हैं। अच्छा जी उमेर बाब, आपने ये कहा है कि यहूद व नसारा में क्या फ़र्क है। देखिए जो चेन नज़र आ रही है ना आपको, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, फिर आगे दाऊद आ रहे हैं, सुलेमान आ रहे हैं, ये सब यहूद हैं। एंड पे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की आगे चेन आती है और वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो वहाँ से ईसाइयत शुरू हो जाती है। यानी शुरू में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियत मज़हब, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई है ना यहूदा, ठीक है, वहां से ये मजहब आगे परवान चढ़ता है, तो वो तो यहूदी कहलाते हैं। एंड पे आकर फिर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और वो ईसाइयत को क्लेम करते हैं, तो वहां से फिर ईसाइयत की तरफ बात चली जाती है। ठीक है, यहूद पहला मजहब है, पुराना मजहब है, और ईसाइयत नया मजहब है, और उससे नया मजहब कौन सा है, इस्लाम आता है। और फहर, मैंने आपको कहा था रिमशा कि फहर कुरैश जो है ना, ये एक शख्स है जिसका नाम फहर है और उसका टाइटल हुआ कुरैश, वहीं से ये ट्राइब जो है कुरैश के नाम से मशहूर हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, बर्थ एंड अपब्रिंगिंग। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि आमतौर पर सीरत पढ़ते हुए ना आपको एक प्रॉब्लम ये फेस होती है कि सीरत में डेट्स आपको डिफरेंट मिलती हैं, डाटा मैच नहीं कर रहा होता। आप सीरत की एक किताब उठाएंगे, उसमें लिखा होगा 9 रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश है, एक में लिखा होगा 10 है, एक में लिखा होगा 12 है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप उस ओपिनियन पे जाएंगे जो पब्लिकली एक्सेप्टेड है, जो पॉपुलर ओपिनियन है। आप अपनी रिसर्च पे नहीं जाएंगे, आप अपनी रिसर्च पर नहीं जाएंगे। तो क्लास के अंदर हम जो डेट डिस्कस करेंगे, दिस वुड बी फाइनल डेट, ठीक है, आप उसी पे फोकस करें, और वही पब्लिकली एक्सेप्टेड है जो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। बाकी हर किताब में डिफरेंट चीज़ें हैं, उससे हम कुछ कर तो नहीं सकते, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन मक्का में पैदा होते हैं। आपका जो ट्राइब है वो कुरैशी ट्राइब है, और आपकी जो फैमिली है वो बनु हाशिम है, यानी कुरैश एक बड़ा ट्राइब है। अब कुरैश के नीचे डिफरेंट फैमिलीज आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुरैश के नीचे एक फैमिली है बनु तई, और बनु तईम में किसका ताल्लुक है, हजरत अबू बकर का जो फैमिली है वो बनु तईम है। अब कुरैश के नीचे एक फैमिली आ रही है बनु अदी। बनु अदी किसका खानदान है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अच्छा, कुरैश के नीचे तीसरी फैमिली आ रही है बनु हाशिम, जो नबी अलैहिस्सलाम का खानदान है। कुरैश के नीचे एक और फैमिली आ रही है जिसका जो है बनु उमैया, वो उमैया जैसे हज़रत उस्मान का खानदान है। तो कुरैश एक बड़ा ट्राइब है, उसके नीचे डिफरेंट फैमिलीज आ रही हैं, जिसकी वजह से बनु उमैया, बनु तई, बनु अदी, ये डिफरेंट फैमिलीज है, लेकिन सबका बेसिक ट्राइब क्या है, कुरैशी ट्राइब है। तो नबी अलैहिस्सलाम का कबीला क्या था, कुरैश, और आपकी फैमिली क्या थी, बनु हाशिम। वालदा का नाम आमना है,
बेटी किसकी हैं? वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी हैं। और वालदा की जो फैमिली थी वो ज़हरा फैमिली से उनका ताल्लुक था। वालदा का वालदा का नाम आमना, जो कि वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी हैं, ज़हरा फैमिली से उनका ताल्लुक है। आपकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर हैं, यानी आपकी नानी है, मदर्स मदर, उनका नाम है बर्रा। फादर का नाम अब्दुल्ला, जो कि बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा हुए, और हाशिम जो हैं वो आपके परदादा हो गए। ठीक है। और आपकी जो फादर्स मदर आपकी दादी हैं, उनका नाम है फातिमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर उनकी पैदाइश से 6 महीने पहले फौत हो गई। ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है। एमसीक्यूज में पूछा गया था कि नबी इस्लाम के फादर उनकी पैदाइश से 2 महीने पहले फौत हुए, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। तो आप बताएंगे कि 6 मंथ। इन डिफरेंट अंदाज से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के वालिद आपकी पैदाइश से 6 महीने पहले क्या हो गए? फौत हो गए। फिर नबी अलैहिस्सलाम की हम अपब्रिंगिंग की बात करते हैं, तो अपब्रिंगिंग के हवाले से उस ज़माने का दस्तूर ये था कि जो ही बच्चा की पैदाइश हो जाती, चंद दिनों के बाद बच्चे को ना गांव देहात में भेज देते। साल में 3-4 मरतबा औरतें आती गांव देहात से, वो बच्चों को अपने पास ले जाती। उसका मकसद ये होता था कि बच्चों की एक तो हेल्थ अच्छी होगी जब वहाँ पर वो बच्चे गांव देहात के अंदर, क्योंकि उनका आबोहवा अच्छी है, डाइट बच्चे को अच्छी मिल जाएगी। और दूसरा ना अरबों को ये होता था कि वो ये चाहते थे कि बच्चों की जो सेहत है ना, सेहत के साथ उनकी ज़बान भी बेहतर हो, क्योंकि शहरों में इंट्रैक्शन है। अब अरब अगर बैतुल्ला की बात करते हैं, मक्का की बात करते हैं, अब मक्का में डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेड्स एंड कॉमर्स के हवाले से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट ट्राइब्स के लोग आ रहे हैं, डिफरेंट नेशंस आ रही हैं। आपकी ज़बान प्योर नहीं होगी। अरब ये चाहते थे कि बच्चे की ज़बान भी बहुत अच्छी हो, बच्चे की सेहत भी अच्छी हो। इस वजह से, क्योंकि उनके यहाँ शेर व शायरी के मुकाबले होते थे और ज़बानदानी पर उनको बड़ा नाज था कि हमारी ज़बान साफ़ हो, एक्सटेम्परी वो अशार पढ़ते थे। तो इस वजह से वो चाहते थे 3-4 साल बच्चा गाँव में पले, उसकी ज़बान भी साफ़ हो जाए, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुछ ख़वातीन आई, जिसमें हज़रत हलीमा सादिया जो हैं नबी अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गई और 4 साल तक नबी अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा। हज़रत हलीमा सादिया 4 साल तक नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने पास रखा। और अब ज़ाहिर है कि फिर वो आपकी फॉस्टर मदर भी हैं। अगर आप नबी अलैहिस्सलाम की फॉस्टर मदर की बात करते हैं, कुछ किताबों में आपको 3 मिलती हैं, 4 मिलती हैं, लेकिन 2 पर सबका इत्तेफाक है। तो आप 2 कम से कम तैयार रखें जहन में। एक का नाम है हज़रत हलीमा, जो आपको लेकर गई, ज़ाहिर उन्होंने आपको फीड करवाया और आपकी वो फॉस्टर मदर बन गई। और उन्हीं की जो बेटी थी जिसका नाम था शीमा। अब ज़ाहिर है कि फॉस्टरेज से भी आपके वही रिश्ते इस्टेब्लिश हो जाते हैं जो खून के होते हैं। तो हलीमा की बेटी भी आपकी क्या बन गई? फॉस्टर सिस्टर बन गई ना। तो शीमा आपकी बहन है, तो वो हज़रत हलीमा की बेटी थी, वही आपको खिलाती थी और अपने साथ रखती थी। तो पहली फॉस्टर मदर कौन होगी? हज़रत हलीमा। और दूसरी फॉस्टर मदर आपकी जो रज़ाई वालदा हैं वो हैं जी हज़रत सोबिया। हज़रत सोबिया जो हैं वो अबू लहब की स्लेव गर्ल थी। और अबू लहब जो है उससे नबी अलैहिस्सलाम की खुशी बहुत ज़्यादा मनाई थी। और फिर उसने अपनी स्लेव गर्ल को कहा कि ठीक है, इनको फीड भी करवाएं। तो इस वजह से हज़रत सोबिया भी आपकी फॉस्टर मदर बन जाती हैं और हज़रत हलीमा सादिया भी आपकी फॉस्टर मदर बन जाती है। और हज़रत हलीमा सादिया का ट्राइब कौन सा है? ये भी एक दफ़ा एमसीक्यूज में आ चुका है, बनु साद बिन अबी बकर। और ये कबीला अपनी ज़बान की वजह से बहुत मशहूर था। इसी वजह से नबी इस्लाम ने बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि नशअतु फी बनी साद, कि मेरी परवरिश कहाँ पर हुई है? बनु साद कबीले के अंदर हुई है। इस वजह से मैं तुम में सबसे ज़्यादा अच्छी अरबी बोलता हूँ, कि मेरी जो परवरिश है वो उस कबीले में हुई है जिनको ज़बान के ऊपर बड़ी दस्तरस हासिल थी। तो बहरहाल जी, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फ़ौरन बाद हज़रत हलीमा सादिया आपको अपने पास ले गई, जो आपकी फॉस्टर मदर हैं। 4 साल उन्होंने आपको अपने पास रखा। उनकी बेटी जिनका नाम शीमा है, जो आपकी फॉस्टर सिस्टर बनती हैं, वो आपको खिलाती रही, उनके पास आपने बहुत टाइम स्पेंड किया। और हज़रत हलीमा का जो ताल्लुक था बनु साद कबीले से था। और दूसरी जो फॉस्टर मदर हैं, जब तक हज़रत हलीमा नहीं आई थी, उनका नाम है हज़रत सोबिया।
तो 4 साल इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा। उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात आए जिसकी वजह से हज़रत हलीमा परेशान हो गई और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को वापस हज़रत आमना के हवाले कर दिया। अच्छा, सीरत के अंदर तो ज़ाहिर अगर हम नबी अलैहिस्सलाम की बर्थ कोई पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल है। मैं सिर्फ यहाँ पर उन चीज़ों को ऊपर फोकस करूंगा जो आपके CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी इवेंट्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पास आ गए, आपकी उम्र 4 साल है, तो 2 साल नबी अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के पास रहे। जब 6 साल आपकी उम्र हो गई तो एक दिन आपकी वालदा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं आपको आपके वालिद की कब्र दिखा के लाती हूँ। उनको ले गई दूर जगह पे, वालिद की कब्र दिखाई। अब वापिस आ रहे थे तो वापिस एक जगह है जिसका नाम है अबवाह, अलिफ बा वाव अलिफ हमजा, अबवाह। इस जगह पर पहुंचती हैं तो ये बड़ी पहाड़ के अंदर एक दरमियान में जगह है, बड़ी मुश्किल जगह है। वहां पहुंची तो हजरत आमना की तबीयत खराब हो गई और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, वहीं पर उनको दफनाया जाता है। और इस पूरे सफर में हजरत आमना अपने साथ एक स्लेव गर्ल को लेके गई थी जिनका नाम था उम्मे ऐमन। ये इनफैक्ट हजरत अब्दुल्ला की स्लेव गर्ल थी जो नबी इस्लाम के वालिद थे। उनकी वफात के बाद इनहेरिटेंस के तौर पर उम्मे ऐमन उनकी हजरत आमना के पास आ गई थी। तो वो सफ़र में साथ थी, उन्होंने ही हजरत आमना को दफनाया और नबी अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का आ गई। तो 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया जब वो आपको वालिद की कब्र दिखा के वापस ला रही थी और अबवा नामी जगह पर उनकी तबीयत खराब हुई, वहीं पर डेथ हुई, वहीं पर उनकी कब्र आज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जी नबी अलैहिस्सलाम अपने दादा के पास आ गए। दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम है शीबा। शीबा कहते हैं सफेद बाल वाले को। ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम है शीबा और शीबा कहते हैं सफेद बाल, क्योंकि बचपन में जब पैदा हुए थे ना यहाँ पे कुछ बाल उनके सफेद थे, तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, शीबा, सफेद बाल वाले, तो वो उनका नाम है शीबा पड़ गया। लेकिन बाद में एक इवेंट हुआ, एक बड़ा वाकया है जिसके बाद लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब के गुलाम, वो एक वाकये की वजह से। बहरहाल जी अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी, मक्का के कस्टोडियन थे, बैतुल्ला की चाबी इनके पास थी और इनके क्रेडिट में बहुत सी चीज़ें जाती हैं। पहली चीज़ आपको इनके क्रेडिट में नज़र आती है जो जमजम का कुआं, जो आपको पता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जो चश्मा जारी हुआ था, ये चश्मा इतना बड़ा, इतना पानी निकला था कि हज़रत हाजरा परेशान होगी कि मैं पानी को क्या करूँ। जब पानी बंद नहीं हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा उसको, जमजम। जमजम किसे कहते हैं, रुक जा। अभी आपने रमज़ान ट्रांसमिशन में सुना होगा कि जमजम जनाब हम मीटर पे लिखते हैं तो मीटर रुक जाता है, तो ये तो हमारे हालात चल रहे हैं। बहरहाल ये सिर्फ इसका लिटरल मीनिंग है जमजम, यानी रुक जा, ठीक है। बाकी इससे चीज़ें रुक नहीं जाती हैं, अगर आप किसी चीज़ पे भी लिखेंगे तो ये पानी का नाम था जमजम, ठीक है, इसी वजह से हम इसको जमजम कहते हैं। तो ये कुआं जो है बाद में इस पे इतने झगड़े हुए कि लोगों ने इस कुएं को बंद कर दिया था। बाद में फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इस कुएं को रिस्टोर किया, उनको अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें दिखाई गई, तो जमजम का कुआं जो आज आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा है, जिसको रिस्टोर किया, ये क्रेडिट जाता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास, पहली चीज़। अच्छा, उम्मे रुबाब जी, बिल्कुल नसारा क्रिश्चियन एक ही होते हैं। और शीबा मलाइका, शीबा का मतलब है सफ़ेद बाल। ये अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शीबा है, बाद में उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गया। ठीक है, माशाल्लाह आप लोग खुद मुख्तार हैं, माशाल्लाह एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, जवाब दे देते हैं, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, पहली चीज़ उनके क्रेडिट में यह है कि जमजम का कुआं उन्होंने रिस्टोर किया। दूसरा, आपने हिस्ट्री में एक वाक़या पढ़ा है अबरहा के लश्कर के हवाले से, और ये वाक़या जो आपको सूरत फील के अंदर नज़र आता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। ये हाथी वाला कौन था, ये अबरहा का लश्कर था जो कि यमन का बादशाह था, और उसको इस बात से बड़ी तकलीफ होती थी कि लोग बैतुल्ला आते हैं, वहाँ जाकर तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। उसने कहा जी मैं एक खूबसूरत घर बनाऊँ, और लोगों को कहने लग गया कि आप उस घर का क्या करें, तवाफ़ करें। कुछ अरब के नौजवानों को गुस्सा आया और वहाँ जाके गन फैला कर आ गए। उसने कहा अब तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा,
और वो हाथियों का बड़ा लश्कर लेकर आया और मैं बैतुल्ला को गिरा के छोड़ूंगा। बहरहाल जी रास्ते में लोग आए, मुकाबला करते रहे, जो आता उसको मार देता। एंड पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, बड़ा समझाया उसको, लेकिन जब वो नहीं माना तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दो। बैतुल्ला गए, वहां पर क्या अल्लाह से दुआएं की उन्होंने, और उसके बाद लोगों को कहा कि बैतुल्ला खाली कर दो। लोग भी हैरान कि क्यों बैतुल्ला खाली करवाने का, बस बैतुल्ला का रब इसकी हिफाजत खुद करेगा, आप लोग पहाड़ों पे चढ़ जाओ और मंजर देखो कि होता क्या है। वो भी पहाड़ों पे चढ़ गए, और जब ये अब्रहा का लश्कर करीब आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं वारसल अलैहिम तैगन अबाबील, हमने छोटे छोटे परिंदे अबाबील भेजे, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकुल, तीन कंकर, तीन छोटे स्टोन होते थे, एक चूंच में दोनों पंजों में, ऊपर से फेंक रहे हैं, पूरा झुंड आया और ऊपर से वो फेंक रहे, जिसको लगता है वो एटम बम था। फजअलहुम कअस्फिन माकुल, बिल्कुल भूसे की तरह खत्म, और इंसान का वजूद ही नहीं रहता था। इस तरीके से पूरा बैतुल्ला महफूज रहा, पूरा लश्कर ख़त्म हो गया। तो जाहिर है ये सारा इनिशिएटिव भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया था, उससे इनकी इज्जत में और इजाफा हुआ, और ये वाक़या भी, ये क्रेडिट भी इन्हीं को जाता कि बैतुल्ला की हिफाजत की। नबी अलैहिस्सलाम को 2 साल अपने पास रखा, उनको बड़ा प्रोटोकॉल देते, अपनी सीट पे बिठाते, तो ये सारी चीज़ें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के क्रेडिट में जाती हैं, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के दादा थे। तो 2 साल यानी 6 से लेकर 8 साल तक नबी अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। जब 8 साल उम्र हुई तो फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी तबीयत खराब हो गई और उनकी भी डेथ हो गई। और डेथ जब उनकी होने लगी तो उन्होंने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, और जो हजरत अबू तालिब थे, इनके और हजरत अब्दुल्ला दोनों की वालदा एक थी, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत सी शादियां की हुई थी। तो जो हजरत अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलाम के वालिद थे ना, और हजरत अबू तालिब, दोनों की वालदा एक थी, बाकी भाइयों की वालदा डिफरेंट थी। तो इन्होंने हजरत अबू तालिब को कहा कि देखो ये आपके भतीजे हैं, इनका आपने ख्याल रखना है क्योंकि आपके सके भाई के बेटे, तो ये मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ। इस तरीके से हजरत अबू तालिब के हवाले कर कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। 8 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। जब नबी इस्लाम की उम्र 8 साल थी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, और फिर नबी अलैहिस्सलाम किसके पास आ गए? अपने चचा हजरत अबू तालिब के पास आ गए। यहां से फिर आपका एक बहुत लंबा सफर शुरू होता है हजरत अबू तालिब के पास। अब जी नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 8 साल है, 1 साल आप अपने हजरत अबू तालिब के पास रहे हो, तो आपने देखा कि उनके हालात बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं, को फाइनेंशियली तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मैं भी काम करना चाहता हूँ ताकि कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ, आपकी मदद करूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। और उस जमाने में क्या काम कर सकते थे? ज़ाहिर है मक्का के अंदर खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती थी, संगलाब काले पहाड़ हैं, वहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करते थे? तिजारत, और तिजारत के लिए भी आपको पास सरमाया हो, एक्सपीरियंस हो। दूसरा वहाँ पे लोग जानवर रखते थे, जानवर पालते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जानवरों को चराना शुरू कर दिया, बकरियाँ चराते सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बदले में नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा गोश्त मिल जाता, कभी कोई दूध मिल जाता। इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की मदद हो जाती, और आप फिर वो चीज़ें घर ले आते अपने चचा के लिए। इस तरीके से आप अपने चचा का हाथ बटाते रहे। तो 9 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम ने माशी दुनिया में कदम रखा, और अपने दादा की वफ़ात के बाद आप हज़रत अबू तालिब के पास आ गए, और उनको फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट भी करते रहे, और जो कुछ आपसे हो सकता था वो काम करते रहे। ये दूसरा इवेंट आपने तैयार कर लिया कि बर्थ एंड अपब्रिंगिंग, कि नबी इस्लाम की पैदाइश और तरबियत कैसे हुई, कैसे आप परवरिश पाते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी जर्नी टू सीरिया, नबी अलैहिस्सलाम का शाम का सफर। नमाज पर एक मेरा ख्याल है कि अगर हम 6:25 तक भी कर लेना तो नमाज का टाइम होगा, ठीक है, तो एक ही दफ़ा कर लेंगे, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आप लोगों में ख्याल है नमाज तो होती है 6:50 तक टाइम होता है, ठीक है, 6:25 पे मैं आपको छोड़ दूंगा, तो आप 5-7 मिनट में नमाज पढ़ लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, जर्नी टू सीरिया, शाम का सफ़र। ये सफ़र भी नबी इस्लाम की ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट सफ़र है। हुआ ये कि जब नबी इस्लाम की उम्र हुई 12 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि अरब का एक काफिला है जो शाम जा रहा है, वहाँ पे तिजारत करेगा, वहाँ से सामान लेकर आएगा, ये सामान वहाँ पे बेचेगा, और हज़रत अबू तालिब भी साथ जा रहे हैं।
नबी इस्लाम ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी चाहता हूँ तिजारत करूँ और माशी सरगर्मियों में हिस्सा लूँ। तो हज़रत अबू तालिब को क्योंकि बहुत कंसर्न था, उन्होंने कहा कि आप ना जाओ, छोटे हो, वहाँ पे सफ़र मुश्किल होता है, कोई आपको नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन आपने इतना इंसिस्ट किया कि हज़रत अबू तालिब भी फिर तैयार हो गए कि चलो चलो साथ फिर मेरे। अब जी नबी अलैहिस्सलाम सफ़र पर रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है एक क्रिश्चियन मॉन्क से। वो ये कि जब आप एक जगह आराम कर रहे होते हैं और सामने एक चर्च होता है, चर्च के अंदर एक क्रिश्चियन राहिब, क्रिश्चियन मॉन्क बैठा होता है जिसका नाम है बहीरा। तो ये जो बहीरा राहिब था, इसने इस काफले वालों को देखा तो वो नबी अलैहिस्सलाम को देख कर ना आपको थोड़ी सी उसको चीज़ें महसूस हुई कि हमारी किताबों में जो नबी की निशानी है वो निशानियाँ इस बच्चे में मौजूद है। कि नबी अलैहिस्सलाम के अंदर उनको वो चीज़ें नज़र आ रही थी, क्योंकि आप बैठे हुए थे, तमाम लोग बैठे हैं, आपके सर पे बादल ने साया किया हुआ था। फिर आपकी शख्सियत, आपका चेहरा देखकर वो बहुत मुतासिर हुआ और उसके बाद उसने पूरे काफले वालों को अंदर बुला लिया। अंदर बुला के कहा कि आओ, मैंने तुम्हारी दावत की है। सब अंदर चले गए कि आज क्रिश्चियन मॉन्क हमें इतना खाना खिला रहा है भाई, क्योंकि ज़ाहिर उसका नाम तो था। अंदर गए, खाना खिलाता रहा, फिर चुपके से ना नबी अलैहिस्सलाम को साइड पे ले गया। नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की जो फिजिकल सबसे बड़ी निशानी है जिसको हर बंदा जज कर सकता है वो है जी मोहरे नबूवत। दो कंधों के दरमियान ना, इस जगह पे गर्दन से थोड़ा सा नीचे दो कंधों के दरमियान नबी अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा गोश्त उभरा हुआ है, उसको हम कहते हैं मोहरे नबूवत, सील ऑफ प्रॉफिट। वो चीज़ ऐसी है कि जो आपको बाइबल में भी मिलती है, इवन आज भी आप ओल्ड टेस्टामेंट उठा लें, तौरात, उसके अंदर भी मौजूद है। ये ऐसी निशानी है जो सबको पता है। अब उसने उस निशानी को देखा और देखते ही पहचान गए तो नबी अलैहिस्सलाम है। उसको वैसे भी अंदाज़ा हो रहा था, और भी बहुत से साइंस हैं प्रॉफिट उठ के जो उसको नज़र आ गए। उसने वहां पर कहा कि इनके वालिद कौन है। हज़रत अबू तालिब ने कहा मैं हूँ वालिद। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, इनके वालिद इनकी पैदाइश से पहले फोत हो चुकी है। और ऐसे से फैक्ट्स बताए कि पूरा अरब हैरान है। जो काफिला आया है कि ये पहली मुलाकात है और ये नबी इस्लाम के बारे में इतनी छोटी छोटी बातें कैसे जानता है। उसने कहा कि ये सारी किताबें हमारी बाइबल में लिखी हुई हैं, ये नबी आखिरुज़्ज़मान है, हम भी इनका इंतज़ार कर रहे थे और भी लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं लगता था कि ये बनु इस्माइल में आएंगे, हमें लगता था ये बनु इसहाक में आएंगे, लेकिन अब ये बनु इस्माइल में आ गए तो ये चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ईसाई बर्दाश्त कर सकती हैं ना यहूदी बर्दाश्त कर सकती हैं। लिहाजा हजरत अबू तालिब को कहा कि इनको आप वापस ले जाओ, अगर आप शाम ले गए, शाम में यहूद का मरकज है, वो भी इनको पहचान लेंगे और इनको नुकसान पहुंचाएंगे। हजरत अबू तालिब तो वैसे ही घबरा गए और फौरन नबी अलैहिस्सलाम को लेके वापस चले गए और काफिला आगे चला गया। तो फर्स्ट टाइम जिसने नबी अलैहिस्सलाम को रिकॉग्नाइज किया एज प्रॉफिट, जिसने एक्नॉलेज किया, और वो क्रिश्चियन राहिब था। ये वजह है कि अगर आप ओरिएंटलिस्ट की किताबें पढ़ते हैं ना, ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है जो नॉन मुस्लिम इस्लाम की स्टडी करते हैं, मुस्तशरिकीन, वो इस वाक़े को बड़ा हाईलाइट करते हैं और थोड़ा सा गलत रंग भी देते हैं। वो कहते हैं जी क्रिश्चियन मॉन्क ने नबी इस्लाम को रिकॉग्नाइज किया, उनको अच्छा मशवरा दिया। यहाँ तक तो हम भी मानते हैं, बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट है कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, अच्छा मशवरा दिया, अच्छी बात बोली। लेकिन वो थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि फिर नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी टीचिंग्स हैं वो आपने क्रिश्चियन राहिब से ही सीखी थी, उसी के कहने पे आपने नबूवत का ऐलान किया था। गोया नबी इस्लाम का उस्ताद कौन है? क्रिश्चियन मॉन्क है। और जो आपको इस्लाम और ईसाईयत में चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं वो भी इसी वजह से हैं कि क्रिश्चियन मॉन्क ने नबी इस्लाम को चीज़ें बताई। ये थोड़ी सी फिर ज्यादती करते हैं, आपको पता है, और इंटेलिजेंस फिर अपनी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं वाक़यात के अंदर। थोड़ा सा अगर आप इसको लॉजिकली भी देखेंगे कि 12 साल की उम्र में ये मुलाकात हो रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया 40 साल की उम्र में। अगर क्रिश्चियन मॉन्क के कहने पर ही करना था तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर ये 28 साल इंतजार क्यों करना पड़ता? आप फौरन जाके कर लेते। और जहां तक बात है कि पता नहीं इसने क्या कुछ सिखाया था, तो ये छोटी सी मुलाकात थी जो सबके सामने थी। तो अगर कोई चीज़ सिखाई होती तो सब लोग ना कहते कि नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत के बाद कि आप वही बातें कर रहे हैं जो आपको क्रिश्चियन मॉन्क ने सिखाई हैं। और अकली तौर पर सोचें कि एक छोटी सी मुलाकात में उसने कितना कुछ सिखा दिया था। बाकी जहाँ तक ये बात है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बहुत सी चीज़ें कॉमन है, उसकी बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि दोनों सेमिटिक रिलीजन है, दोनों आसमानी मज़ाहिब हैं, तो सेम चीज़ें तो होनी हैं। कोई हलाल हराम की चीज़ें गलत हैं, बाकी तो बिलीफ, बेसिक बिलीफ सेम ही होते हैं। बहरहाल ये उन्होंने चीज़ें फिर ऐड कर कर इसको गलत रंग देने की जो आज के क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बताई कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था नबी इस्लाम की ज़िंदगी का,
जब आपकी उम्र 12 साल थी, क्रिश्चियन मॉन्क से मुलाकात होती है जिसका नाम बहीरा है, जो आपको रिकग्नाइज करता है, आपको अच्छा मशवरा देता है। बाकी जो चीज़ें इस वाक़े के साथ रिलेट करते हैं उसका कोई ख़ास रीज़न बनती नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं अगले इवेंट की तरफ। चौथा इवेंट जो हमारे पास आ जाता है वो है जी बैटल ऑफ फिजार, हर्बे फिजार। जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र होती है 15 साल, 12 साल की उम्र में जर्नी टू सीरिया हो गया। 15 साल जब आपकी उम्र होती है तो आपको एक जंग लड़नी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं हर्बे फिजार, बैटल ऑफ फिजार। ये पहली जंग है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम को हिस्सा लेना पड़ता है। ये कोई कुफर इस्लाम की जंग नहीं है, ये टोटली एक ट्राइबल जंग थी जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने हिस्सा लिया। दो अरब के बड़े ट्राइब थे, एक का नाम था कुरैश और एक का नाम था कैस। कुरैश और कैस के दरमियान ये लड़ाई होती है और इस लड़ाई में अच्छे खासे लोग मारे जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम में बीइंग अ मेंबर ऑफ कुरैश आपको भी जाना पड़ा। और आप कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं तीर पकड़ाता था अपने चचाओं को और वो चचा आगे तीर फेंक रहे थे। पर पार्टिसिपेशन तो आपकी भी हुई इस जंग में, और इस जंग के नतीजे में सैकड़ों लोग मारे गए, अच्छा खासा नुकसान हुआ दोनों ट्राइब्स का। और उसको फिजार इसीलिए कहते हैं, फजूर कहते हैं गुनाह को। अरब ये कहते थे कि 4 महीने हमारे लिए मोहतरम है। ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है कि 4 मंथ सैक्रेड कौन से हैं। 3 महीने इकट्ठे आते हैं, 2 महीने आप एंड से कर लें, जिलकादा जिलहिज्जा, 2 एंड से हो जाएंगे, एक शुरू में मुहर्रम, तो 3 इकट्ठे आ गए ना, जिलकादा जिलहिज्जा मुहर्रम। और एक महीना बीच में आता है रजब का, जिलकादा जिलहिज्जा मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने अरब कहते हैं बड़े मोहतरम है, इसमें हमें जंग नहीं करनी। तो ये जंग बाय द वे इसी महीनों में हो गई, तो अरब ने इसका नाम ही रख दिया हर्बे फिजार, कि बड़े गुनाह का काम किया हमने ये जंग करके। तो हर्बे फिजार 15 साल की उम्र में हुई, कुरैश और कैस के दरमियान हुई, उन महीने में हुई जिसमें जंग नहीं होती थी, जो 4 मोहतरम महीने हैं, जिलकादा जिलहिज्जा मुहर्रम और रजब। और बीइंग अ मेंबर ऑफ कुरैश, नबी अलैहिस्सलाम को भी इस जंग में हिस्सा लेना पड़ा। और आप जस्ट जो एरोज हैं वो अपने चचाओं को पकड़ाते थे ताकि वो आगे तीरंदाजी करें। जब ये जंग हो गई, इस जंग के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर हुआ। और असर इसलिए भी होना था कि ज़ाहिर है कि पहली जंग है, इतना आप ब्लड शेड देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो आपने अपने चचाओं से इस जंग को रोकने की बात की, लेकिन किसी ने उस बात को इतना वेटेज नहीं दी, खामोश हो गए। उसके बाद कुछ अरसे बाद कुछ और इवेंट्स भी हुए, जिन इवेंट्स के नतीजे में लोगों ने कहा कि अब हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि एक वाक़या हुआ जिसमें कुरैश के किसी बंदे ने किसी के पैसे खा लिए, तो उसने सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होकर ऊंची आवाज़ से कहा कि कुरैश तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक तरफ बैतुल्लाह के कस्टोडियन बनते हो, तो उस तरह लोगों के पैसे खाते हो, फिर जब हम कुछ कहते हैं तो तुम सारा कबीला इकट्ठा हो जाता है, तुम ये भी नहीं देखते गलती किसके नहीं। उस दिन फिर लोगों ने सोचा कि हमें एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो इन मामलात को टैकल करे, जो लोगों को जुल्म से रोके, जो जंगों को अवॉइड करे। और उस कमेटी में बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोगों को शामिल किया, और सरप्राइजिंगली नबी अलैहिस्सलाम को भी कहा कि आप भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। अब आपको क्यों कमेटी में रखा? क्यों? उन्होंने उस बात को एक्नॉलेज किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी तो जंग रोकने की बात की थी, जो बातें आज हम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना नबी अलैहिस्सलाम को भी शामिल करें। तो आप भी उस कमेटी के मेंबर थे, जिस कमेटी का नाम रखा गया हल्फुल फुजूल। हल्फुल फुजूल का मतलब क्या है? हलफ कहते हैं ओथ, और फजूल ये उर्दू वाला फजूल नहीं है। इसमें जितने प्रोमिनेंट लोग थे उनका नाम फजल से शुरू हो रहा था, तो फजल की जमा क्या बना दी? फजूल। तो हल्फुल फजूल इस एग्रीमेंट का नाम रखा गया। और उन्होंने ये तय किया कि आज के बाद हम जंगों को रोकेंगे, फला फला काम करेंगे, और नबी अलैहिस्सलाम भी इसमें शामिल हुए, जो बुनियादी चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी फख्र करते रहे, अगर कोई मुझे रेड कैमल्स भी ऑफर कर दे, जो अरब का सबसे कीमती सामान समझा जाता था, तो मैं इस एग्रीमेंट से कभी पीछे ना हटूँ। ये इतना खूबसूरत एग्रीमेंट है जिसमें मैं भी शामिल हुआ। बहुत से ओरिएंटलिस्ट ने नबी अलैहिस्सलाम को ट्रिब्यूट दिया। आप मार्टिन लिंक्स को पढ़ लें, मार्टिन लिंक्स की किताब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपनी किताब में नबी अलैहिस्सलाम को ट्रिब्यूट देता है कि कितनी आपकी पीस लविंग नेचर है, कि आप 15 साल की उम्र में, कोई वही नहीं है,
और आप जंग रोकने की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, ब्लड शेड को प्रिवेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ उसने भी कोट की। तो ये हिल्फुल फजूल और बैटल ऑफ फिजार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आप कहाँ लिखेंगे? खास तौर पे जब हम पीस मेकर पे बात कर रहे होंगे तो ये इवेंट आ जाएगा, जब हम डिप्लोमेसी पे बात कर रहे होंगे तो ये इवेंट आ जाएगा। और क्रिटिकली आप इस इवेंट को जब देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि नबी इस्लाम की कितनी पीस लविंग नेचर थी, कि आपके पेरेंट्स नहीं है, आपकी स्कूलिंग कोई नहीं है, किसी ने आपको पीस सिखाया नहीं है, बाय नेचर आपके अंदर अल्लाह ने ये बात रखी थी कि आप जंगों को देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा था, आपने कहा जंग को अवॉइड करना है, और आपकी बात सुनी भी गई। और भी फैक्टर्स है नो डाउट, लेकिन नबी इस्लाम की बात को उन्होंने इसी वजह से आपको उस कमेटी में शामिल कर कर आपको मेंबरशिप दी, वरना 15 साल के बच्चे को कैसे मेंबरशिप देते? आपको ही मेंबर बनाया और कहा कि आपने भी ये जंग रोकने की बात की थी। तो ये बैटल ऑफ फिजार 15 साल की उम्र में, और 15 साल की उम्र में ही इसके नतीजे में हल्फुल फजूल हुआ। हलफ अहद को कहते हैं, ओत को कहते हैं, और फजूल मैंने आपको कहा कि इसमें जितने बुनियादी लोग थे उनका नाम फजल था, तो फजल की जो जमा आ गई वो क्या आ गई? फजूल आ गई। तो ये उर्दू वाला फजूल नहीं है, फजल का प्लूरल है फजूल। उसके बाद जी अगले इवेंट पे चलते हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत शुरू कर दी, और आपने तिजारत में कुछ सफ़र भी किए। अगर आप हदीस में देखते हैं तो आपको यमन का सफ़र नज़र आता है, इजिप्ट का सफ़र नज़र आता है, कुछ ना कुछ आपने सफ़र किए और अच्छी तिजारत आपने अपना एक नाम बना लिया, क्योंकि आपकी तिजारत की जो प्रिंसिपल्स थे वो उस माशरे में बिल्कुल प्रोमिनेंट थे। झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे, कसम नहीं खाते थे, झगड़ा नहीं करते थे। जिन जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ ट्रेड की वो खुद बाद में बताते हैं कि नबी इस्लाम की तिजारत की खसूसियात क्या थी, कि अमानतदारी कितनी ज़्यादा थी, सदाकत कितनी थी, और इतनी आपने अमानतदारी और सदाकत की कि लोगों ने आपका नाम ही क्या रख दिया? अस्सादिक अल अमीन, कि आप ऑनेस्ट हैं, आप ट्रूथफुल हैं, आपसे बेहतर कोई शख्स तिजारत नहीं करता जिसका आप जैसा करैक्टर हो। अब ये पूरे अरब में मशहूर हो गया। मीन वाइल अरब की एक खातून थी जिनका नाम था हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत खतीजा बड़ी मालदार खातून थी, और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की रेपुटेशन सुनी। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 25 साल हो चुकी थी कि नबी अलैहिस्सलाम बड़े कामयाब बिजनेस कर रहे हैं और आपका ये कंडक्ट है, ये करैक्टर है। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलवाया और कहा कि आप लोगों के लिए काम करते हैं, तिजारत करते हैं, तो आप मेरे साथ भी तिजारत करें, मेरा सामान लेके जाएं, मैं आपको बाकी लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट भी दूंगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने रेडी हो गए इसके लिए। और बेसिकली हज़रत खतीजा आपको चेक करना चाहती थी कि बाकी आप में सारी खसूसियात हैं या ये मशहूर हो चुकी हैं। तो उन्होंने इस सफ़र में अपने ग़ुलाम जिसका नाम था मैसरा, उसको भी साथ भेजा, उनको कहा कि आपने जज करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तिजारत करते हैं, क्या कर रहे हैं। बहरहाल जी नबी अलैहिस्सलाम आए, बहुत प्रॉफिट लेकर आए, बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और मैसरा ने जो आपके बारे में बताया कि क्या आपका कंडक्ट है, क्या आपका करैक्टर है, सो खतीजा वाज सो इम्प्रेस्ड दैट शी सेंट अ मैरिज प्रपोजल टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर मशवरा किया अपने चचा हज़रत अबू तालिब से, और मशवरा के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो 25 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम की शादी हो जाती है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। और नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है ना वो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, इनके अलावा किसी और वाइफ से नबी अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है। चारों बेटियां हज़रत खतीजा से हैं, 2 बेटे हज़रत खतीजा से हैं। बाकी जो आप एक बेटा बाद में सुनते हैं ना हज़रत इब्राहीम, वो किसी वाइफ से नहीं है, वो स्लेव गर्ल थी नबी अलैहिस्सलाम की जिससे आपकी औलाद थी। तो बाकी जो वाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आपकी 6 बच्चे हज़रत खतीजा से थे। चारों बेटियां हज़रत ज़ैनब जो सबसे बड़ी बेटी हैं, जिनकी शादी आपने हज़रत अबुल आस से की थी, और बाकी हज़रत रुक़ैया और उम्मे कलसूम, इन दोनों की शादी हज़रत उस्मान से हुई। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। और बाकी जो 2 बेटे हैं, एक का नाम था अब्दुल्ला और एक का नाम था कासिम। और कासिम की वजह से ही नबी इस्लाम की जो कुनियत है ना अबुल कासिम, ये कुनियत आपके बेटे की वजह से है जिनका नाम था कासिम। तो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो बाद में पैदा हुए थे, वो आपकी स्लेव गर्ल थी हज़रत मारिया।
जो आपको गिफ्ट भेजी थी नजाशी ने, ठीक है, उनसे ये पैदा हुए थे हजरत इब्राहीम। तो वो आपके फिर तीसरे बेटे, वो भी बचपन में ही फिर 18 माह की उम्र में फौत हो गए थे। तो आपकी सारी औलाद हजरत खतीजा से ही बनती है। अच्छा, वहाँ जहाँ तक बात है ना हजरत खतीजा से शादी की, तो अगर आप सीरत को पढ़ते हैं, ज़रा आपके सामने भी सोशल मीडिया की बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो जितना भी वेस्ट है या ओरिएंटलिस्ट है या जो भी नबी इस्लाम के ख़िलाफ़ लिख रहे होते हैं चीज़ें, आपको पता है सबसे ज़्यादा उन किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, नबी इस्लाम की शादियों को करते हैं। और माज़अल्लाह जो वो एक नरेटिव बनाते हैं कि आपने अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए इतनी शादियाँ की। तो और हम लोग ज़ाहिर है जब इन चीज़ों को देखते हैं हमें तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन हम लॉजिकली आंसर नहीं करते थे। हम इस्लाम को कभी भी इस तरह समझने की कोशिश नहीं करते। एक तो प्रॉब्लम ये ना कि हमें सवाल करने से इतना डरा दिया गया है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, आपको डर लग रहा होता है कि मैं सवाल करूंगा तो पता नहीं ये टीचर ही या बच्चे ही मेरे पे ब्लास्फेमी ना लगा दें। उस खौफ की वजह से आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसको एड्रेस नहीं कर पाते। मुझे खुद अंदाज़ा है कायद यूनिवर्सिटी में बच्चे सेकुलर बिल्कुल होने के लिए तैयार बैठे हैं, आधे से ज़्यादा क्लास हो चुकी होती है और कोई क्वेश्चन करने का उनको चांस ही नहीं दे रहा होता। तो बच्चों में एक फ्रस्ट्रेशन तो फैलती है। और ये चीज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब आप ये चीज़ें देखते हैं जवाब होता नहीं है क्योंकि पढ़ते नहीं है सीरत को, फिर क्या जी उसके गालियों का मुकाबला शुरू हो जाता है, लानत बेच के शेयर करने के मुकाबले शुरू हो जाती हैं। ये हल नहीं है। हल क्या है कि सीरत को पढ़िए, सीरत को पढ़ेंगे आप खुद लॉजिकली आंसर कर सकते हैं। आप सबका माशाल्लाह माइंड इतना अच्छा है, एक क्रीम है, आप सब क्रिटिकली चीज़ों को देखते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, आप इससे बेहतर आर्गूमेंट कर सकते हैं। और दुनिया लॉजिक की जबान समझती है। अब 10 अकाउंट को ब्लॉक कर दें 20 और निकल आएंगे, ये तो हल नहीं है ना। तो चीज़ों को रैशनल बेसिस पे समझा करें। ये जिहाद बिल लिसान है, इंटेलेक्चुअल जिहाद है कि आप नबी अलैहिस्सलाम को कैसे डिफेंड कर रहे हैं, और तब कर सकते हैं जब आपको पता हो। आप थोड़ा सा इसी चीज़ को देखिए कि ये इल्ज़ाम नबी अलैहिस्सलाम पे लगाते हैं कि आपने अपनी ख्वाहिशात के लिए शादियाँ की। चले थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं कि क्या ख्वाहिशात थी। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो रही है, भरपूर जवानी में है, खूबसूरत तरीन इंसान है और कबीला सबसे खूबसूरत है, करैक्टर सबसे अच्छा है, कोई कमी नहीं है, पूरा अरब मानता है, ठीक है। 25 साल की उम्र में वो शख्स जिस पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उसको ख्वाहिशात कितनी थी कि वो अपनी ख्वाहिशात के लिए शादी कर रहे हैं, वो उस खातून से शादी करते हैं जो 15 साल बड़ी उम्र की है। यानी आपकी उम्र 25 साल है और हज़रत खतीजा की उम्र कितनी है, 40 साल, 15 साल का गैप है। हमारे माशरे में कोई करेगा? और जिसको आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो करने करे, कभी भी ना करें। आपने उस शादी को एक्सेप्ट किया। दूसरे नंबर पे 15 साल के डिफरेंस के साथ साथ 2 टाइम की विडो हैं, 2 मरतबा उनके शोहर का इंतकाल हो चुका है। और हमारे यहाँ तो वैसे शोहर का इंतकाल किसका हो जाए उससे वैसे ही डर लग रहा होता है सबको कि मैं भी ना मर जाऊँ, इतनी तवाहुम परस्ती चल रही होती है। तो 2 टाइम्स की विडो हैं। चलें जी, उसको नबी इस्लाम ने एक्सेप्ट किया और आपको पता है कितना अरसा इनके साथ गुजारे, पूरे 25 साल। जब नबी इस्लाम की उम्र हुई 50 साल, हज़रत खतीजा की उम्र हुई 65, फिर जाकर उनकी डेथ होती है। और इस 25 साल में आपको कोई एक शादी भी नजर नहीं आती। अपने से 15 साल बड़ी उम्र के साथ पूरी जवानी गुजार दी। किसने? जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ख्वाहिशात का। और जब 50 ईयर्स के अंदर हज़रत खतीजा का इंतकाल होता है और आपको घर बार के लिए खातून की ज़रूरत होती है तो आप हफ्ते सौदा से शादी करते हैं जिनकी एज भी 55 से 60 के दरमियान है, और 54 में जाके आपकी तीसरी शादी होती है। अब अगर आप लॉजिकली सोचें कि इंसान ने अपनी ख्वाहिशात के लिए शादी करनी हो तो 25 से 50 में आपको शादियां ज़्यादा नज़र आती हैं, 54 से 60 के दरमियान शादियां नज़र आती हैं। इट मीन्स इतना आर्गूमेंट तो आपको मिल रहा है ना कि ये शादियों के पीछे ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे। अच्छा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक लंबी डिबेट है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को लॉजिकली देखेंगे तो दुनिया भी आपकी बात सुनेगी और आप खुद भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये नबी इस्लाम की शादी हुई हज़रत खतीजा के साथ और 25 साल ये आपकी शादी रही। ये भी एक आपकी ज़िंदगी का मेजर इंसिडेंट था। अच्छा, आपके मैसेज भी साथ साथ देख लूँ। मलाइका कहती हैं कि सर इब्राहीम जो पैदा हुए मैरिज मादत के साथ, मुझे नहीं पता, काइंडली एक्सप्लेन, स्लेव गर्ल से कैसे पॉसिबल है हलाल। अच्छा अच्छा, ये मैं ख्याल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। देखिए रिंशा या मलाइका, इशू ये है कि थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि स्लेव गर्ल्स का कॉन्सेप्ट होता क्या था। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि स्लेव गर्ल ऐसा नहीं है, गलत तो नहीं होता, ऐसी लग रहा है। अच्छा देखिए, स्लेव गर्ल होता ये है कि ये हमारे यहाँ जो मेड्स होती हैं ना या असिस्टेंट होती हैं, ये कोई स्लेव गर्ल नहीं है, ठीक है। कोई गलतफहमी किसी की ना हो कि इनके साथ कोई रिलेशन होता है।
ये बेसिकली स्लेव वो लोग होते थे जो POW हैं, जो जो जंगी कैदी होते थे ना। आपने एक जंग लड़ी, जंग लड़ने में क्या होता था, मर्द भी होते थे, खवातीन भी होती थी। और जंग जब आप जीत लेते थे, वो सारे के सारे लोग क्या बन जाते थे, आपके गुलाम बन जाते थे। उस जमाने का वर्ल्ड ऑर्डर था ये, ठीक है। मर्द भी गुलाम बन गए, औरतें भी गुलाम बन गई, ठीक है। अब उनके साथ डील कैसे किया जाए? देखिए, मर्दों के साथ डील करने का तरीका था कि उनको भी आप गुलामी के तौर पर वो आपके काम करते। अब उन खवातीन को के साथ क्या किया जाए, क्योंकि खवातीन सेंसिटिव हैं, उनके करेक्टर को भी देखना है, उनकी बाकी चीज़ों को भी देखना है। अब स्लेव गर्ल्स का एक ऑप्शन तो ये था कि आप कहें कि उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता। जब उनको वैसे छोड़ेंगे और फिर जंग करने के लिए आ जाएंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप एक जंग कर रहे हैं, उस जमाने का वर्ल्ड ऑर्डर है, आप उनको छोड़ेंगे तो वो अगली जंग के लिए फिर रेडी हैं, वो औलाद पैदा कर रही हैं जो आपके खिलाफ जंग कर रही हैं। तो छोड़ना भी कोई हल नहीं था कि आप फौरन सबको छोड़ दें। हाँ, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि इस्लाम ने गुलामों को आज़ाद करने के तरीक़ेकार क्या बताए हैं, लेकिन ये तो कोई हल नहीं था कि आपने एक जंग की और औरतें जंग करने के लिए आई, उसके नतीजे में आपने उनको गुलाम बना लिया, स्लेव गर्ल बन गई, और एकदम आपने सबको छोड़ दिया, ये भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा, दूसरा हल क्या था कि आप उनको किसी कैद में डाल दें। तो ये भी एक गैर फितरी ज़िंदगी है ना, कि आप उनको आइसोलेट करके पूरी ज़िंदगी वो अलग कैद के अंदर हैं, स्टेट की रिसोर्सेज उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं, माशरे से कट गई हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा, तीसरा हल आपके जहन में क्या आता है कि आप उनको माशरे में एब्जॉर्ब करें। भाई, माशरे में कैसे एब्जॉर्ब करें? उससे उनसे कुछ शादी करने को तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए शादी करने को तैयार नहीं कि उस पर ट्रस्ट नहीं है। लोग कहते हैं भाई हम कैसे दुश्मन की खातून से शादी कर लें। तो ये भी तरीका नहीं था कि उनसे एकदम कुछ शादी कर लेता, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें ट्रस्ट तो मेन चीज़ है। अब वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, वो भी मसला था। फिर और भी बहुत से पॉसिबल वेज निकल नहीं रहे थे। फिर इस्लाम ने उसका तरीकाकार ये रखा कि उनको गुलामों की तरह डील किया गया, कि जिस तरह से गुलाम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस तरह से स्लेव गर्ल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और जो उनके आका हैं उनको ये कहा गया कि इनका सारा मेंटेनेंस आपके जिम्मे है, इनका खाने का, इनकी ज़रूरियात, कपड़ों की ज़रूरियात, इनका स्टेटस, इनकी सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसके बदले में ये आपको कोई काम कर देंगी और आप इनके साथ फिजिकल रिलेशन भी रख सकते हैं। ये उनको इजाज़त दी गई, क्योंकि उस ज़माने में स्लेव्स को डील ऐसे किया जा रहा था, और ये थी फॉर टाइम भी। और उसके बाद जब उनसे औलाद हो जाती, जैसे हज़रत मारिया से औलाद होगी, फिर वो स्लेव नहीं रहती थी, फिर उसका स्टेटस चेंज हो जाता था, फिर उसको बेच नहीं सकते थे, फिर वो उम्मे वलद यानी आपके बच्चे की माँ होगी। तो इनिशियली ये चीज़ें हुई। बाद में फिर इस्लाम ने स्लेव्स को आज़ाद कैसे किया, वो एक लंबी डिस्कशन है जो इंशाल्लाह मैं आपको ह्यूमन राइट्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ये उस जमाने के लिहाज से चीज़ें थी स्लेव गर्ल्स के हवाले से। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने कहा कि और क्या क्वेश्चन किया है इब्राहिम, बिफोर इस्लाम व्हाट रिलीजन कैन बी एट्रीब्यूट। अच्छा मुनज़्ज़ा, इस्लाम से पहले ना बहुत से रिलीजन चल रहे थे। मक्का के जो लोग थे वो क्लेम ये करते थे कि हम दीनी इब्राहिमी पर हैं। दीनी इब्राहिमी का मतलब क्या है कि हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि उनका कहना तो ये था, लेकिन उनमें से बहुत से लोग बुत परस्ती इख्तियार कर चुके थे, बैतुल्लाह को बुतों से भरा हुआ था उन्होंने। लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे थे, जैसे नबी इस्लाम ने खुद नाम लिया, एक का नाम था कुस बिन सादा। आपने उसकी स्पीच सुनी, आपने कहा ये बिल्कुल वही बातें कर रहा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम किया करते थे, ये उन्हीं के मज़हब पर है। तो हम यही अकीदा रखते हैं कि नबी इस्लाम के वालिदैन वो भी दीन इब्राहिमी पर थे, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम का ख़ानदान भी दीन इब्राहिमी पर था, जब तक आपने इस्लाम अनाउंस नहीं किया था। अब मुसलमान तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तक इस्लाम अनाउंस नहीं हुआ तो इस्लाम से पहले वाला रिलीजन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि क्रिश्चियनिटी गलत है, जूडाइज़्म गलत है। वो कैसे गलत हो सकता है, वो तो आसमानी मज़ाहिब है। इस्लाम ये कहता है जब नया मज़हब आता है तो पिछले वाले कैंसिल हो जाते हैं। जब तक इस्लाम आया ही नहीं है, नबी इस्लाम ने प्रॉफिटहुड अनाउंस ही नहीं की, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते वो मुसलमान थे या उन्होंने इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया। तो पहले रिलीजन जो चल रहे थे, दीन इब्राहिमी भी चल रहा था, यहूदियत भी चल रही थी, ईसाईयत भी चल रही थी, और तीनों बिल्कुल ठीक थे। वो तो जब उनमें इतनी अमेंडमेंट हो गई तो इस्लाम ने कहा कि अब नए रिलीजन की ज़रूरत है। तो बीइंग अ मुस्लिम हम ये समझते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, आपके पेरेंट्स, आपके वो दीन इब्राहिमी पर कारबंद थे, और यही एक बेनिफिट हम दे सकते हैं जो हमारे जहन में आता है, ठीक है। बाकी तो इस्लाम को तो उनके सामने रखा ही नहीं गया था, कि उनके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं था कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे ख्याल है बात कंप्लीट होगी है। अब आपको नमाज भी पढ़नी है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से आगे डिस्कस कर लेंगे।
तो मैं फिर अगेन आपको ये बताऊंगा, क्योंकि जब हम सीरत पढ़ते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने नोट्स किसके बनाने। अभी बच्चों आपने कोई नोट्स नहीं बनाने, अभी आपने सिर्फ सीरत को अंडरस्टैंड करना है। इस तरीके से हम एक दफ़ा सीरत कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, 3 दिन और लगेंगे हमारे, 4 डेज में हमारी पूरी सीरत का एक एक इवेंट कवर हो जाएगा। फिर मैं आपको खुद तरीका बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे उसको हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब सिर्फ आपका काम का है कि आपने इसी को पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं आपको डाटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसी की आप रिवीजन कर लें, सीरत की किताब पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हम चीज़ें आगे चलाते हैं, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। और वालेकुम सलाम। उसमें सर मुझे कुछ 3 क्वेश्चंस पूछने थे। पहला क्वेश्चन जो तो ये है मेरा कि जैसे आपने कहा ना कि इंग्लिश में राइट करें, तो जैसे नाम है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, तो इंग्लिश में हम उसको जैकब राइट करें या अगर नहीं याकूब नहीं, भी राइट करें तो आप करेक्ट हजरत आंसर होगा? इसहाक ही लिखें, याकूब ही लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप उसी नाम से लिखें, उर्दू वाला नाम, वो ज़्यादा बेहतर है, उसको इंग्लिश में चेंज ना करें। जी ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो वो हज़रत हलीमा सादिया वाली स्लाइड थी, उसमें नीचे आपने एक वाकया मेंशन किया हुआ था शक्ल सदर का, यानी हम्म स्प्लिटिंग अप ऑफ जी। हम्म। तो वो अगर जरा आप काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो। वो ये था कि हजरत शीमा जो आपकी बहन थी ना, उन्होंने देखा कि नबी इस्लाम की उम्र जब 4 साल थी तो फरिश्ते आते हैं और नबी इस्लाम का सीना यहाँ से निकालते हैं, दिल निकालते हैं, उसको धोते हैं किसी चीज़ से, दोबारा से उसको रख देते हैं। ये आपका एक मोजज़ा था। तो ज़हरा वो देख के डर गई शीमा, उन्होंने जल्दी से अपनी वालदा को बुलाया। हत्ते हलीमा ने भी ये मंजर देखा तो वो भी घबरा गई, उनको लगा कि नबी इस्लाम को नुकसान ना हो। ये शक्क़ सदर इसको कहते हैं कि आपका सीना चाक किया गया। ये मिराज की रात में भी हुआ था, 2 दफ़ा हुआ था, और यहाँ पर भी हुआ था। इस वाक़े से डर कर हज़रत हलीमा ने फ़ौरन नबी इस्लाम को हज़रत आमना के हवाले कर दिया। वरना हज़रत हलीमा को आपसे इतना प्यार हो गया था कि वो हज़रत आमना को कह रही थी कि मुझे 2 साल और रखने दें, तो उन्होंने कहा चले रख लें। तो बहरहाल इस वाक़े को देख के वो घबरा गई थी, उसको शक्क़ सदर कहते हैं, ठीक है। ये 2 बार हुआ था, एक दफ़ा मिराज के मौके पर, एक दफ़ा यहाँ पर हुआ था जी। और सर जो फिजार की जंग थी, इसकी रीजन क्या थी, क्यों हुई थी जंग इन दो कबायली कबाइल के जंग थी। दरमियान देखिए में? अरब के यहाँ जंगों की रीजन कोई नहीं होती थी, उनको जंग के लिए तैयार थे। किसी के ऊँट ने पहले पानी पिला दिया, उस पर वो लड़ पड़ते थे। आप हैरान होंगे, बसा औकात तो एक बंदा ना रास्ते में बैठकर अपनी टांग फैला देता था, कहता था कोई गुजर के दिखाए। दूसरा आता था, तलवार मारता, टांग उधर जाती, कहता गुजर गया हूँ। उसके बाद 2 कबीलों में जंग शुरू हो जाती। यानी उनको रीजन ही कोई नहीं चाहिए थी। जंग तो उनकी मतलब वो खून के अंदर थी ना, जंगजू थे। जिस तरह नौशरवान ने लिखा कि जंगजू लोग थे, उनको तो आपने बस जंग से रोकना है, वो तो तैयार बैठे होते थे जंग के लिए, तो उनको रीजन कोई नहीं चाहिए थी। जी ठीक ठीक है। और सर एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया कि अरब जो थे वो मतलब जो जैसे हज़रत मारिया किप्तिया थी तो उनको लोंडी कहा जाता था ना, इस तरीके से। जी। बादशाहों में भी तो ऐसे होता था कि उनके पूरे प्लान होते थे। तो ये जो लोंडी वाला कंसेप्ट था, ये तो फिर इस्लाम के आने के बाद से मतलब खत्म नहीं हो गया था? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ था, इसको इस्लाम ने मॉडिफाई किया था। चलें कल मैं इसको थोड़ा सा तफसील से आपको बता दूंगा कि स्लेव्स को इस्लाम ने कैसे खत्म किया, चलिए, ठीक है। ये कल आपने फर्स्ट क्लास में इसे ठीक है दोबारा सर। पूछ लीजिएगा, मैं इसकी थोड़ी आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है जी। ओके जी, ठीक है थैंक यू सर, सो थैंक यू मच, सो मच। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, थैंक यू।